इस वीडियो का टॉपिक है ज्योग्राफी पार्ट 6 और इसमें हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में जानेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने भूकंप, ज्वालामुखी, पहाड़ इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं के बारे में समझा है और अब हम इस वीडियो में अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप को और डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, भूकंप पृथ्वी के अंदर अचानक कोई गतिविधि होने पर उत्पन्न होते हैं। दरअसल भूकंप का शाब्दिक अर्थ है भू का कंपन, परंतु भूकंप क्या है? सरल शब्दों में भूकंप पृथ्वी का हिलना है। जब पृथ्वी के अंदर हो रहे रासायनिक परिवर्तनों, गैस के दबाव या चट्टानों के टकराव या खिसकने से पृथ्वी पर कंपन की स्थिति हो तो इसे वाइब्रेशन कहा जाता है। इसके प्रभाव से धरती के सरफेस पर बहुत सारे फिजिकल चेंजेस यानी कि भौतिक परिवर्तन होते हैं और इन गतिविधियों के होने के कारण ही पृथ्वी हिलने लगती है, जिसे हम अर्थक्वेक बोलते हैं। सबसे पहले एक झलक भूकंप से जुड़ी हुई कुछ जरूरी बातों पर डालते हैं और इसमें सबसे पहले है फोकस यानी कि भूकंप उद्गम केंद्र। दोस्तों, पृथ्वी के अंदर जिस स्थान पर भूकंप का जन्म होता है उस स्थान को ही भूकंप केंद्र या भूकंप उद्गम केंद्र कहा जाता है और ये आमतौर पर पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर 6 किलोमीटर की गहराई में स्थित होता है। उसके बाद है एपिसेंटर यानी कि भूकंप आदि केंद्र। पृथ्वी के सरफेस पर यानी कि सतह पर फोकस के वर्टिकल डायरेक्शन में जो पॉइंट आएगा उसी को ही एपिसेंटर मतलब कि आदि केंद्र बोला जाता है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि यदि भूकंप के फोकस से पृथ्वी के सरफेस पर एक सीधी रेखा खींची जाए तो धरती के ऊपर से देखने पर ये दोनों पॉइंट्स एक ही जगह दिखेंगे, परंतु इनमें फर्क केवल इतना होगा कि फोकस पृथ्वी के अंदर गहराई में होगा और एपिसेंटर पृथ्वी के सरफेस पर। और भूकंप से पैदा होने वाली वेव्स यानी कि तरंगों को इस एपिसेंटर पॉइंट पर ही अनुभव किया जाता है और साथ ही भूकंप की तीव्रता एपिसेंटर पर सबसे अधिक होती है और जैसे जैसे वेव्स चारों ओर आगे बढ़ेंगी ये तीव्रता घटती जाएगी। जैसे इसमें यहाँ पर फोकस पॉइंट है ये और इसका एपिसेंटर इसी के सीधे ऊपर जमीन की सतह पर बनेगा यानी कि ये रहा एपिसेंटर और भूकंप की वेव्स इस फोकस पॉइंट से सब तरफ को निकलेंगी, जिनकी मूवमेंट्स को वेव फ्रंट से दिखाया गया है यानी कि ये वाले सर्कल से। और इनके मोशंस को देखिए, भूकंप आने पर ये वेव फ्रंट्स इस तरह फोकस से शुरू होकर धरती के चारों ओर मूव करते जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक झलक भूकंप आने की स्थितियों पर भी डालते हैं। भूकंप मुख्यतः 3 कंडीशंस में आता है। सबसे पहले एकदम हल्का सा कंपन होगा और ये इतना हल्का होता है कि जिसे कभी कभी सिस्मोग्राफ भी अंकित नहीं कर पाता और इसे प्राइमरी वाइब्रेशन यानी कि प्राथमिक कंपन कहते हैं। इस प्राथमिक हलचल के बाद अचानक तेजी से दूसरी हलचल होती है और ये कंपन पहले से तेज होता है, जिसको सेकेंडरी वाइब्रेशन यानी कि द्वितीय कंपन कहते हैं। और लास्ट में सबसे तेज कंपन होता है जिसे प्राइम वाइब्रेशन यानी कि प्रधान कंपन कहा जाता है। और इन्हीं हलचलों के 3 चरणों के आधार पर सिस्मिक वेव्स यानी कि भूकंपीय लहरों को बांटा गया है। अब देखते हैं भूकंपीय लहरें क्या हैं। पृथ्वी के हिलने पर इन सिस्मिक वेव्स की मूवमेंट्स चारों दिशाओं में फैलती है और जिसकी शुरुआत भूकंप केंद्र से होती है यानी कि यहां से। और क्योंकि ये वेव्स सबसे पहले पृथ्वी के सरफेस पर एपिसेंटर पर पहुंचती हैं, मतलब कि यहां पर, और जब ये तरंगें
आदि केंद्र से दूर जाती हैं तो इसकी शक्ति कम होती जाती है। और इन सिस्मिक वेव्स में दो टाइप्स हैं, यानी कि बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, जिनमें आगे दो दो वेव्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, यानी कि पहले बॉडी वेव्स में पी वेव्स और एस वेव्स, जबकि दूसरी तरफ सरफेस वेव्स में शामिल हैं लव वेव्स, जिनको एल वेव्स बोलते हैं, और दूसरी रैले वेव्स यानी कि आर वेव्स। सबसे पहले देखते हैं बॉडी वेव्स यानी कि काय तरंगें। ये तरंगें फोकस से ही एनर्जी मतलब कि ऊर्जा निकलने के कारण उत्पन्न होती हैं और पृथ्वी के मुख्य भाग से होते हुए अपनी यात्रा सभी दिशाओं में पूरी करती हैं, और इसीलिए इनका नाम बॉडी वेव्स मतलब कि ये वेव्स पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर अपना सफर पूरा करती हैं। ये वेव्स सरफेस वेव्स के कंपैरिजन में तेज होती हैं और इसीलिए ये सबसे पहले सिस्मोग्राफ पर रिकॉर्ड होती हैं। ये मुख्यतः दो तरह की होती हैं, पहली प्राइमरी यानी कि पी वेव्स जिनको प्राथमिक तरंगें बोलते हैं, और दूसरी सेकेंडरी यानी कि एस वेव्स जिनको द्वितीय तरंगें बोला जाता है। सबसे पहले जानते हैं प्राइमरी वेव्स यानी कि पी वेव्स के बारे में। दोस्तों, प्राथमिक तरंगें सबसे तेज बॉडी वेव्स हैं और इसीलिए इनका नाम प्राइमरी वेव्स है। और क्या आप जानते हैं कि ये एस वेव्स की स्पीड से लगभग 2 गुनी तेजी से चलती हैं, और यही कारण है कि ये लहरें भूकंप के दौरान सबसे पहले सरफेस पर पहुंचती हैं। दरअसल ये साउंड वेव्स यानी कि ध्वनि तरंगों के समान हैं, अर्थात ये भी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, यानी कि जिनको हम अनुदैर्घ्य तरंगे बोलते हैं, और जिसमें पार्टिकल यानी कि कण की स्पीड वेव्स की डायरेक्शन में ही होती है। और अब ये वेव्स सॉलिड, लिक्विड और गैस सभी तरह के मटेरियल से यात्रा कर सकती हैं, और इनकी स्पीड सॉलिड्स में तो सबसे अधिक होती है, परंतु साथ ही ये वेव्स लिक्विड यानी कि तरल मटेरियल में कमजोर पड़ जाती हैं। ये वेव्स पृथ्वी के मटेरियल में जगह जगह डेंसिटी मतलब कि घनत्व में अंतर पैदा कर देती हैं, जिसमें धरती में स्ट्रेचिंग एंड स्क्वीजिंग यानी कि खिंचाव और निचोड़ पैदा हो जाता है। और क्योंकि ये वेव्स आगे पीछे एक दूसरे को धक्का देते हुए चलती हैं, और इसीलिए इन वेव्स को दबाव वाली लहरें और अनुदैर्घ्य लहरें भी कहते हैं। जैसे कि इस पीक में यहाँ पर कंप्रेशन हुआ है और यहाँ पर अब डेंसिटी ज्यादा हो गई, और इसके उल्ट इस जगह पर बाकी जगह के कंपैरिजन में एक्सपेंशन हुआ है, मतलब कि ये रेखाएं दूर दूर हैं और यहाँ पर डेंसिटी यानी कि घनत्व कम रहेगा। इसके साथ ही ये देखिए, पी वेव्स एक्चुअल में इस तरह से चलती हैं और इनके रास्ते में कंप्रेशन एक्सपेंशन होता रहता है, और जैसे कि इसमें पूरी की पूरी वेव और पार्टिकल्स दोनों ही एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। दूसरी है एस वेव्स यानी कि द्वितीय तरंगें। ये तरंगें पी वेव्स के कुछ समय बाद सतह पर पहुंचती हैं, और ये वेव्स पी वेव्स की तुलना में स्लो होती हैं और केवल सॉलिड यानी कि ठोस पदार्थों से ही गुजर सकती हैं। एस वेव्स की इस विशेषता ने ही सिस्मोलॉजिस्ट्स यानी कि जो भूकंप के बारे में स्टडी करते हैं, उनको ये साबित करने के लिए प्रेरित किया कि पृथ्वी की आउटर कोर सॉलिड ना होकर लिक्विड अवस्था में है, क्योंकि ये वेव्स वहां से ट्रैवल नहीं कर पाई। और इसके साथ ही जैसे कि ये लिक्विड से होकर नहीं गुजर पाती हैं, तो अब ये लहरें समुद्री भागों में पहुंचते ही खत्म हो जाती हैं। दरअसल एस वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिनमें पार्टिकल की मूवमेंट और वेव्स का पाथ एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कि ये देखिए, इसमें वेव्स की डायरेक्शन राइट साइड की तरफ है, यानी कि ऐसे, परंतु पार्टिकल ऊपर नीचे की तरफ मूव करता हुआ चलता है, तभी इसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते जाते हैं। यानी कि ये रहा क्रस्ट और ये ऐसे नीचे वाला ट्रफ। दोस्तों, एक बार और अच्छे से समझते हैं कि
एस वेव्स एक्चुअल में कैसे ट्रेवल करती हैं। इसमें ये वेव की डायरेक्शन है और ये है पार्टिकल की डायरेक्शन। मतलब कि पूरी वेव तो एक्स डायरेक्शन में जा रही है, परंतु हर एक पार्टिकल जेड डायरेक्शन में झूलता हुआ चल रहा है, जैसे कि ये। और दोस्तों, एस वेव्स के मोशन को याद रखने की ट्रिक है, अगर इनको सामने से देखा जाए तो ये लहरें कैपिटल एस की तरह मूव करती हैं, जैसे कि ये देखिए। अब देखते हैं सरफेस वेव्स, यानी कि धरातलीय तरंगें। जब बॉडी वेव्स सतह की चट्टानों के साथ संपर्क में आती हैं, तो ये अब नई वेव्स पैदा करती हैं, जिनको सरफेस वेव्स कहा जाता है। इन वेव्स की स्पीड सबसे कम होती है और अपने नाम की तरह ये तरंगें भी पृथ्वी की सतह के साथ साथ चलती हैं, क्योंकि ये पृथ्वी का चक्कर लगाकर एपिसेंटर पर पहुंचती हैं, इसलिए इन्हें धरातल पर आने में सबसे अधिक समय लगता है। और ये वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स हैं, जिसमें पार्टिकल की स्पीड और वेव का पाथ एक ही डायरेक्शन में होता है। और क्या आप जानते हैं कि सरफेस वेव्स को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली लहरें माना जाता है। दो सरफेस वेव सबसे अधिक जानी जाती हैं, यानी कि रैले वेव्स और लव वेव्स। और इनको याद रखने की ट्रिक है सुर का रियल लव। इसमें सबसे पहले सुर सरफेस वेव्स के बारे में बताएगा, उसके बाद रियल रैले वेव्स के लिए, और लास्ट लव वेव्स के लिए है। सबसे पहले जानते हैं लव वेव्स के बारे में। दोस्तों, इस तरह की सरफेस वेव्स भूकंप के दौरान पृथ्वी के हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग का कारण बनती हैं, और ये वेव्स बॉडी वेव्स की तुलना में बहुत ही स्लो हैं, परंतु इसके उल्ट रैले वेव्स की तुलना में तेज हैं। और ये वेव्स क्रस्ट की सतह पर रहकर पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल मोशन, यानी कि क्षैतिज गति पैदा करती हैं। एक्चुअल में ये इस प्रकार चलती हैं कि धरती के सरफेस को इधर उधर कर जाती हैं, जैसे कि ये देखिए। इसमें पूरी की पूरी वेव का मोशन एक्स डायरेक्शन में बताया गया है, परंतु पार्टिकल्स वाई डायरेक्शन में आगे पीछे होकर चलते हैं। और एक बात पर ध्यान दें कि इस वेव के चलते हुए वाई डायरेक्शन में सरफेस पर पार्टिकल्स का मोशन सबसे अधिक होता है, जबकि जैसे जैसे नीचे गहराई में देखा जाए तो इसकी हिलजुल कम होती जाती है, जिसको आप इस तस्वीर से भी देख सकते हैं। दूसरी है रैले वेव्स। दोस्तों, ये वेव्स एक अंडे के आकार की तरह का रास्ता बनाकर चलती हैं, और अच्छे से देखें तो एक रैले लहर जमीन के साथ साथ उसी तरह से चलती है जिस प्रकार एक झील या समुद्र के ऊपर पानी की लहर घूमती हुई चलती है। और क्योंकि ये लहरें घूमती हैं, तो इसीलिए जिस डायरेक्शन में वेव चलती है उसी डायरेक्शन में ये जमीन को भी ऊपर और नीचे की ओर ले जाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि भूकंप से महसूस किए जाने वाले आधे से ज्यादा झटकों की वजह यही रैले वेव्स होती हैं, जो बाकी की वेव्स की तुलना में बहुत बड़ी हो सकती हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें वेव एक्स डायरेक्शन में इस तरह से घूमती हुई जा रही हैं। और इसको याद रखने के लिए ट्रिक है, जैसे ये रोटेट करती हुई जा रही हैं, तो आप इनको रोटेट के आर से रैले वेव से जोड़कर याद रख सकते हैं। दोस्तों, एक बार इन चारों वेव्स को एक साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहले पी वेव्स, जिसमें पार्टिकल और पूरी की पूरी वेव एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, यानी कि जैसे इसमें एक्स डायरेक्शन है। उसके बाद एस वेव्स, जिसमें वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, जैसे कि यहाँ वेव की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस और पार्टिकल की डायरेक्शन है जेड एक्सिस। उसके बाद तीसरी है लव वेव्स, और इसमें भी एस वेव की तरह वेव और पार्टिकल की डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो हैं, बट इसमें पार्टिकल जेड की जगह वाई डायरेक्शन में मूव करता हुआ चलता है, और इसीलिए ये वेव ऐसे हिलती जुलती चलती है।
और लास्ट है रैले वेव, यानी कि जिसमें पार्टिकल ऐसे रोटेट करते हुए वेव की ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इन सभी लहरों के शैडो रीजन्स मतलब कि छाया प्रदेश पर एक झलक डालते हैं। जैसे कि ये देखिए, इसमें अर्थक्वेक का फोकस है ये, और जिसमें से ग्रीन कलर की एस वेव्स और पर्पल कलर से पी वेव्स निकलते हुए दिखाई गई हैं। और जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि पी वेव्स सभी तरह के मटेरियल से गुजरती हैं, जबकि एस वेव्स केवल सॉलिड मटेरियल से ही गुजर पाती हैं, जो कि आप यहाँ भी देख सकते हैं। और इन दोनों वेव्स के इन्हीं गुणों की मदद से भूकंप के विज्ञानी पृथ्वी के अंदर की चीजों के बारे में जान पाए हैं। चाहे पी वेव्स सभी तरह के मटेरियल से गुजरती हैं, परंतु जब भी ये वेव्स किसी एक तरह के मटेरियल से दूसरे मटेरियल में एंटर करती हैं, तो इनके मूवमेंट में कुछ ना कुछ चेंजेस आती हैं। और इसी बिहेवियर को देखकर हमें ये पता चला है कि धरती के अंदर कहाँ सॉलिड मेंटल है और कहाँ लिक्विड है। और इन वेव्स की डायरेक्शन में होने वाली चेंजेस को सिस्मोग्राफ पर उनके रिकॉर्ड की मदद से पता लगाया गया है। और जहां पर सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड ही नहीं करता, उस जगह को पर्टिकुलर वेव के लिए शैडो रीजन मतलब कि छाया क्षेत्र कहा जाता है। जैसे कि इस पिक्चर में ये वाला एरिया शैडो जोन है और ये वाला भी। और सब जगह अलग अलग भूकंपों को देखने के बाद ये देखा गया है कि फोकस से 105 डिग्री के बाद एस वेव्स दिखती ही नहीं हैं। और अगर पी वेव्स की बात करें तो ये 105 से लेकर 140 डिग्री के बीच सिस्मोग्राफ पर नहीं देखी गई। यानी कि अगर इनको रिप्रेजेंट करना है तो एस वेव्स के लिए जो एरिया शैडो जोन है वो है ये सारा एरिया। और उसी तरह पी वेव्स के लिए 105 से 140 डिग्री का एरिया यानी कि ये वाला और ये वाला शैडो जोन है। अब देखते हैं कि भूकंपों को मापते कैसे हैं। जैसे कि आप ये जानते ही होंगे कि सिस्मोग्राफ भूकंप को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है। और सिस्मोग्राफ का नेटवर्क दुनिया भर में हर दिन दर्जनों भूकंप रिकॉर्ड करता है। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि इनमें से ज्यादातर भूकंपों को इंसानों द्वारा महसूस नहीं किया जाता, क्योंकि वे केवल मामूली भूकंप होते हैं। और साथ ही तेज या गंभीर भूकंप हर जगह नहीं आते, बल्कि ऐसे भूकंप दुनिया के केवल कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। और सभी के सभी प्राकृतिक भूकंप लिथोस्फीयर में होते हैं, यानी वह क्षेत्र जो पृथ्वी की क्रस्ट से लेकर मेंटल के ऊपरी हिस्से में सॉलिड फॉर्म में होता है। और दोस्तों, सिस्मोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग जमीन के मोशन को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और अन्य भूकंपीय स्रोतों से उत्पन्न होने वाले वेव्स शामिल हैं। और क्या आप जानते हैं कि सिस्मोग्राफ एक और शब्द है जिसका उपयोग सिस्मोमीटर के लिए ही किया जाता है, हालांकि ये पुराने इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अधिक यूज होता है। और साथ ही सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किए गए ग्राफिकल आउटपुट को सिस्मोग्राम कहा जाता है। दोस्तों, यहाँ इस बात पर भी ध्यान दें कि सिस्मोग्राम और सिस्मोग्राफ दोनों अलग अलग हैं। दरअसल सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है, जबकि सिस्मोग्राम सिर्फ रिकॉर्डेड आउटपुट है। सिस्मोमीटर में मुख्यतः दो स्केल्स शामिल हैं, मर्कली स्केल और रिक्टर स्केल। सबसे पहले देखते हैं मर्कली स्केल। दोस्तों, इस स्केल के माध्यम से आने वाले अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को उस पर्टिकुलर अर्थक्वेक के आने के बाद के प्रभावों को एनालाइज करके पता लगाया जाता है, जैसे कि कितने लोगों ने इसे महसूस किया या फिर भूकंप से कितना विनाश हुआ आदि। और इसकी इंटेंसिटी की रेंज 1 से 12 तक होती है। और ये स्केल एक चार्ट पर डिपेंड करता है, यानी कि इस चार्ट पर। और जैसे कि इसमें बताया गया है कि भूकंप की रीडिंग एक तब होगी जब बहुत ही हल्का भूकंप हो, जो कि महसूस भी ना हुआ हो।
और 2 तब होगी जब सिर्फ उन लोगों ने महसूस किया जो लोग यहाँ तो रुके हुए थे और या फिर ऊंची बिल्डिंग के ऊपरी मंजिलों पर थे। इसी तरह आप ये सारे 12 के 12 पॉइंट्स देख सकते हैं जो मर्कली स्केल की रीडिंग बताएंगे। दूसरा है रिक्टर स्केल। ये स्केल दरअसल भूकंप के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देता है और साथ ही ये मैग्नीट्यूड को 1 से लेकर 10 तक के सीधे नंबर्स में रिप्रेजेंट करता है। और क्या आप जानते हैं कि रिक्टर स्केल में यदि एक नंबर की भी चेंजेस आती है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि एक्चुअल में भूकंप में 10 गुना तक की ज्यादा शक्ति हो। चलिए एक बार देखते हैं कि रिक्टर स्केल भूकंप के आने पर किस तरह हमें भूकंप के आने के बारे में बताता है। पहले देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिक्टर स्केल। ये देखिए, अभी ये स्केल नॉर्मल रीडिंग नोट कर रहा है और जब भूकंप की वेव्स इस तक पहुंचती हैं तो अब ये ऐसे रिकॉर्ड हुआ। और इसी ग्राफ को देखकर ही हमें पता चलता है कि भूकंप का मैग्नीट्यूड कितना रहा होगा। अब एक बार वर्टिकल रिक्टर स्केल भी देखते हैं। अभी ये नॉर्मल रीडिंग नोट कर रहा है और अब ये भूकंप के आने का ग्राफ। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक बार ये भी देखते हैं कि ये भूकंप पूरी दुनिया में कौन कौन सी जगह पर अधिक आते हैं, मतलब कि भूकंपों का वितरण किस तरह से है। विश्व की 2 मुख्य तरह की ऐसी बेल्ट हैं जहां अक्सर भूकंप आते ही रहते हैं। पहली द सर्कम पैसिफिक बेल्ट और जिसको रिंग ऑफ फायर भी बोलते हैं। और क्या आप जानते हैं कि दुनिया में लगभग 68% भूकंप इसी सर्कम पैसिफिक बेल्ट में ही आते हैं। और दूसरी मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। एक बार मैप पर देखें तो ये है पैसिफिक ओशियन और इसके इर्द गिर्द ये वाला सारा एरिया जो कि रिंग ऑफ फायर कहलाता है। और ये वाला एरिया मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट है। और मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट आप्स से भूमध्य सागरीय, कॉकेशियस और हिमालय क्षेत्र तक फैली हुई है और तो और ये इंडोनेशिया तक भी जारी है। और इस बेल्ट में पूरी दुनिया के 21% भूकंप आ रहे हैं और जो बाकी का 11% है सिर्फ इतने भूकंप ही हैं जो कि पूरी दुनिया के बाकी के सभी हिस्सों में आते हैं। और अब लास्ट में भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर भी एक झलक डालते हैं। दोस्तों भारत के भूकंप के क्षेत्रों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है हिमालय क्षेत्र। जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में भी बताया है कि हिमालय सबसे नया पर्वतीय क्षेत्र है और जहां आज भी पर्वतों का निर्माण कार्य जारी है। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में अक्सर भूकंप आते हैं। इसके साथ ही इस क्षेत्र में भूकंप का दूसरा महत्वपूर्ण कारण एशियाई और भारतीय प्लेटों का टकराना है और ये भी हमने इसे पिछली वीडियो में अच्छे से समझाया है। दूसरा क्षेत्र है प्लेन्स यानी कि मैदानी क्षेत्र और इसके अंतर्गत भारत का उत्तरी मैदानी भाग आता है जिसमें मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग शामिल हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि इस मैदान की रचना एलुवियल सॉइल मतलब कि जलोढ़ मिट्टी से हुई है और जहां कई दरारें बन गई हैं, इन दरारों के सहारे भी भूकंप आते हैं। लास्ट है साउथ प्लेट्यू यानी कि दक्षिण पठारीय पर्वतीय क्षेत्र। दोस्तों भारत के पठार संसार के प्राचीनतम एवं कठोर स्थल खंडों में आते हैं और इसीलिए इनके एरियाज को सबसे स्टेबल माना जाता है। और चाहे पिछले कुछ वर्षों तक दक्षिण भारत को भूकंप रहित क्षेत्र माना जाता था, परंतु सन 1967 में आए कोयना भूकंप ने इसे गलत साबित कर दिया और ये अनुमान लगाया गया है कि इस क्षेत्र में भूकंप मुख्यतः प्राचीन दरारों के कारण ही आए होंगे। दोस्तों एक बार भारत के सभी क्षेत्रों को भूकंप के रिस्क के आधार पर बांटे गए इन 5 जोन को भी देखते हैं। दोस्तों
आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रेगुलर पोस्ट से भी नॉलेज ले सकते हैं। पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, ज्योग्राफी के इस भाग में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।